प्रिय बच्चों, आज हम सल्फर सिस्टम के जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी व्याख्या करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसके जो हमारे वक्र हैं उनकी व्याख्या हमने कर ली थी। अब हम इनके क्षेत्र और त्रिज्यबिंदु और मित स्थायी साम्य की व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा कि ये जो प्रावस्था आरेख है ये पांच क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसमें एक क्षेत्र तो ये है हमारा AOCD के बाईं ओर का क्षेत्र। तो देखिएगा इस क्षेत्र में यदि हम देखें तो उस संपूर्ण क्षेत्र में केवल एक ही प्रावस्था SR यानी कि विषम लंबाक्ष गंधक उपस्थित है। अतः इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी बिंदु पर तंत्र की व्याख्या के लिए यदि हम प्रावस्था आरेख या प्रावस्था नियम लगाएं तो हम देखते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रावस्था P = 1 है। क्योंकि सल्फर सिस्टम हमारा एक घटक तंत्र है, C = 1, अतः प्रावस्था नियम अनुसार F = C - P + 2। तो C का मान 1 है, प्रावस्था P यहाँ पे केवल विषम लंबाक्ष गंधक है और +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में जो हमारा है वो तंत्र को इसमें स्वतंत्रता की कोटि का मान 2 प्राप्त होता है। तो इस यानी इस क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र हमारा क्या है, द्विचर, जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें कम से कम 2 चरों की आवश्यकता होगी। यानी 2 चरों के बिना हम इस क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या नहीं कर सकते और वो होंगे ताप व दाब। इसी प्रकार से क्षेत्र ले लीजिएगा हमारा AOBE के दाईं ओर का क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में भी देखिएगा हम कि इस संपूर्ण क्षेत्र में केवल एक ही प्रावस्था वाष्प यानी SV उपस्थित है। अतः इस संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें प्रावस्था P = 1, क्योंकि सल्फर सिस्टम एक घटक तंत्र है, C = 1, अतः वही प्रावस्था नियम अनुसार F = C - P + 2। तो इस क्षेत्र में भी यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान हो 2 प्राप्त होगा, जो ये प्रदर्शित करता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या के लिए हमें 2 चर ताप व दाब की आवश्यकता होगी। यदि हमें एक चर दे रखा है तो दूसरा चर हम उसके इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, अतः हमें दोनों चरों के बिना इस क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या करना संभव नहीं है। इसी प्रकार देखिएगा क्षेत्र हमारा EBCD के ऊपर का क्षेत्र। तो देखिएगा इस क्षेत्र में केवल एक ही प्रावस्था द्रव सल्फर उपस्थित है, जिसको हम SL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्षेत्र में किसी बिंदु की व्याख्या के लिए हमें प्रावस्था नियम हमारा क्या होगा और उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा। तो देखिए, क्योंकि इस क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र में जो हमारा कंपोनेंट C = 1 है, क्योंकि एक ही प्रावस्था द्रव सल्फर इसमें उपस्थित है, तो P = 1 हो गया। अतः प्रावस्था नियम अनुसार F = C - P + 2। तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, जो ये शो करता है या जो ये दर्शाता है कि इस संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र की व्याख्या के लिए हमें 2 चरों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक ताप और दूसरा दाब होगा। अब देखिएगा एक क्षेत्र हमारा ये बच रहा है OBC से घिरा हुआ क्षेत्र। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में केवल एक ही प्रावस्था ठोस सल्फर यानी कि जो एक निरताक्ष गंधक है वो उपस्थित है। अतः इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रावस्था P = 1, क्योंकि एक घटक तंत्र है इसलिए C = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान इस क्षेत्र में भी क्या होगा हमारा, F = 2 होगा।
जो अर्थात तंत्र हमारा द्विचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस क्षेत्र में भी तंत्र की व्याख्या के लिए हमें दो चरों की आवश्यकता होगी, एक ताप और दूसरा दाब। तो ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र है। अब हम व्याख्या करेंगे इसमें ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो देखिएगा इसमें हमारे वैसे ग्राफ में देखें तो बिंदु ओ, जिस पर कि ए ओ, बी ओ और सी ओ, यानी जो ओ बिंदु पर मिलते हैं, तो एक त्रिक बिंदु यानी तीन वक्र हमारे इस बिंदु पर मिल रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारा त्रिक बिंदु है बी, इस पर भी हमारा ओ बी, ई बी, सी बी और ओ बी मिलते हैं, तो ये भी हमारा त्रिक बिंदु होगा। इसी प्रकार सी हमारा त्रिक बिंदु है, जिस पर भी हमारे तीन वक्र बी सी, ओ सी और ओ डी परस्पर मिलते हैं। और एक हमारा जो त्रिक बिंदु है वो है ए डैश, जिस पर हमें यह देखें तो हमारा बी ई का विस्तार करें हम तो वो बी ए डैश, इसी प्रकार से सी ए डैश और ओ ए डैश परस्पर मिलते हैं, तो ये भी हमारा एक तरह से त्रिक बिंदु ही कहलाएगा। तो देखिएगा त्रिक बिंदु ओ की अगर देखें हम तो इस बिंदु पर हमारी तीन प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं। कौन कौन सी? एस आर, एस एम और एस वी। तो इस बिंदु पर जो प्रावस्था P इज इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 3, चूँकि ये घटक तंत्र है C इज इक्वल टू 1, तो उस स्थिति में हमारा जो प्रावस्था नियम है वो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो उस स्थिति में इस बिंदु पर जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा? तो उस स्थिति में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F इज इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा, जो ये दर्शाता है कि इस बिंदु जो त्रिक बिंदु है इसकी व्याख्या के लिए हमें किसी चर की आवश्यकता नहीं है। ये साम्य तो एक निश्चित ताप जिसको हम कहते हैं 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड और निश्चित दाब यानी 0.003 mm दाब पर स्वतः ही निर्धारित होगा। इसी प्रकार से बिंदु बी को देख लीजिएगा। बिंदु बी भी हमारा ट्रिपल पॉइंट है, तो इस बिंदु पर भी तीन वक्र बी ई ओ बी और सी बी मिल रहे हैं, परस्पर मिलते हैं। तो इस पर भी हमारी कितनी प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रहेंगी? तीन प्रावस्थाएं रहेंगी, एक एस वी है, एक एस एल है और एक एस एम है। ये तीन प्रावस्थाएं हमारी साम्य अवस्था में हैं। तो इस बिंदु पर भी प्रावस्था P इज इक्वल टू 1, चूँकि एक घटक तंत्र है C इज इक्वल टू 1, तो इस स्थिति में हमारा प्रावस्था नियम डिग्री में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। अर्थात इस बिंदु की व्याख्या करने के लिए भी हमें किसी चर की आवश्यकता नहीं होगी। ये बिंदु भी एक निश्चित टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 0.05 mm दाब पर स्वतः ही निश्चित होगा। इसी प्रकार से देख लीजिएगा बिंदु सी, तो इस बिंदु पर भी हमारे तीन वक्र मिलते हैं, इसलिए ये भी हमारा त्रिक बिंदु कहलाएगा। और इस वक्र पर या इस बिंदु पर भी देखिएगा हमारी तीन प्रावस्थाएं यदि परस्पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु पर भी प्रावस्था P इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि एक घटक तंत्र है इसलिए C का मान 1 होगा। तो इस बिंदु पर भी यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान निकालें तो F इज इक्वल टू 0 निकलता है, जो ये दर्शाता है कि इस बिंदु पर जो हमारा तंत्र है वो अचर होगा, यानी किसी चर की आवश्यकता नहीं होगी और एक निश्चित टेम्परेचर यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1290 ATM दाब पर भी ये बिंदु हमारा स्वतः ही निर्धारित रहता है। इसी प्रकार से यदि हम देखें हमारा जो मैंने एक ट्रिपल पॉइंट और बताया था ए डैश, तो देखिएगा ये बिंदु जो ए डैश है ये एक्चुअली में जो हमारे वक्र हैं वो तो हमारा कोई सा भी इस पर नहीं मिल रहा, परंतु यदि हम इन वक्रों का एक्सटेंशन विस्तार करें, जैसे कह दूँ मैं कि ओ ए वक्र है इसको हम आगे बढ़ाएं, इसी प्रकार से बी ई वक्र है इसको हम आगे बढ़ाएं, इसी प्रकार से हमारा जो सी डी वक्र है इसको हम आगे बढ़ाएं, तो ये एक डॉटेड लाइन से दर्शाए गए हैं। तो ये जिस बिंदु पर काटते हैं वो हमारा त्रिक बिंदु ए डैश है। तो इस बिंदु पर जो त्रिक बिंदु ए है इस पर भी हमारी तीन प्रावस्थाएं, कौन कौन सी हैं हमारी प्रावस्थाएं? तीन, एस आर, एस एल और एस वी एक दूसरे से परस्पर साम्य अवस्था में रहती हैं। अतः इस बिंदु पर भी यदि हम
प्रावस्था नियम की व्याख्या करें तो इस बिंदु पर प्रावस्था P=3, क्योंकि एक घटक तंत्र है C=1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान इस बिंदु पर भी हमारा क्या होगा, F=0 होगा। अर्थात इस बिंदु पर भी हमारा तंत्र अचर होगा, जो ये दर्शाता है कि इस बिंदु की व्याख्या के लिए कि हमें किसी चर की आवश्यकता नहीं होगी। ये बिंदु भी एक निश्चित टेम्परेचर 114 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 0.04 mm दाब पर स्वतः ही निर्धारित रहता है। तो ये हमारे 3 ट्रिपल पॉइंट हुए। अब हम आते हैं, जिस प्रकार से हमारा जल तंत्र था उसमें मित स्थायी सैम्य था, उसी प्रकार से यदि हम देखें तो इसमें भी हमारा मित स्थायी सैम्य दर्शाता है। तो देखिएगा, मैंने बताया कि अब जो हमारा 95.6 डिग्री टेम्परेचर है, ये 2 ठोस अवस्थाओं का संक्रमण ताप कहलाता है एक तरह से, और इसमें यानी मैं कह दूँ कि विषम लंबाक्ष गंधक का संक्रमण ताप है, जिस पर यह एक नताक्ष गंधक में परिवर्तित होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में आणविक पुनर्व्यवस्था होती है, अतः यह प्रक्रिया काफ़ी धीरे धीरे संपन्न होती है, और ऐसी स्थिति में जो वक्र हमारा OA का जो एक्सटेंशन है वो OA' के रूप में हमें प्राप्त होता है, और OA' तक विषम लंबाक्ष गंधक व गंधक की वाष्प के मध्य में एक मित स्थायी सैम्य रहता है। यदि 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर विषम लंबाक्ष गंधक का ताप को थोड़ा तेज़ी से बढ़ाया जाए तो कई डिग्री ताप बढ़ने तक एक नताक्ष गंधक के बिना प्रकट हुए या बिना अपीयर हुए ही विषम लंबाक्ष गंधक और वाष्प गंधक की सैम्य अवस्था में बनी रहती हैं। अतः ऐसी स्थिति को हम कहते हैं, यानी जो हमारा मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति। और चूँकि OA' जो कि OA का एक विस्तार है, इस पर 2 प्रावस्थाएँ अगर हमारी सैम्य में रह जाएंगी। अब कौन कौन सी? एक तो SR और एक SV। इसी प्रकार से देखें हम, यदि द्रव गंधक को वक्र EB के साथ, जो हमारा EB दे रखा है, उसके साथ ठंडा किया जाए तो बिंदु B पर ठोस एक नताक्ष गंधक प्रकट होनी चाहिए, क्योंकि बिंदु B जो है, जो हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक नताक्ष गंधक का गलनांक बिंदु है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम शीतलन की प्रक्रिया चलती है तो बहुत धीमी गति से होती है, और ये शीतलन की प्रक्रिया तेज़ी से कराई जाए तो उस स्थिति में द्रव गंधक और वाष्प गंधक में भी एक मित स्थायी सैम्य बना रहता है, जो कि वक्र BA' द्वारा प्रदर्शित करता है, और ये भी एक मित स्थायी सैम्य है, जिस पर SL और SV दोनों सैम्य अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार वक्र CA' को देखिएगा कि ये इस वक्र पर भी मित स्थायी सैम्य प्रदर्शित करता है, और इसमें विषम लंबाक्ष गंधक के गलनांक पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए यदि मित स्थायी सैम्य को देखें तो गंधक का जो गलन वक्र है, जिस पर कि विषम लंबाक्ष गंधक और द्रव गंधक एक दूसरे में मित स्थायी सैम्य में हैं, तो उस स्थिति में भी ये हमारा सैम्य मित स्थायी सैम्य कहलाएगा। तो यदि हम इन तीनों वक्रों को देखें जो मैंने बताया आपको कि OA', BA' और CA', तो इन वक्रों पर भी यानी हमारा जो प्रावस्थाएँ वो कितनी रहती हैं? 2 उपस्थित रहती हैं, जबकि यहाँ पे तंत्र हमारा एक घटक तंत्र है, इसलिए जो हमारा प्रावस्था नियम है उसके अनुसार F=C-P+2। तो देखिएगा, इस तीनों ही वक्रों पर तंत्र हमारा क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना होगा? 1 होगा, जो ये दर्शाता है कि इन तीनों जो एक्सटेंशन वक्र हैं, इन पर तीनों पर ही तंत्र हमारा एक चर होगा, जो ये शो करता है कि इसमें किसी एक चर की आवश्यकता होगी ताप व दाब की, दूसरा चर स्वतः ही निर्धारित